So students, today we'll continue with the Avogadro law of gaseous volume. Okay, देखो अभी तक हम लोग चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ ये दो लॉ किए थे। ये थर्ड लॉ है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ तो गैस के रिगार्डिंग हमारे पास तीन ही मेन लॉज हैं। फर्स्ट वाज द बॉयल्स लॉ, इसमें हमने कहा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे गैस का वॉल्यूम कम होता जाएगा। ठीक है। सेकेंड लॉ वाज था हमारा चार्ल्स लॉ, वेयर वी स्टेटेड दैट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका जो वॉल्यूम है बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, गैस एक्सपेंड होती है, क्योंकि जैसे जैसे हीट बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल्स के दूर होंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एंड नाउ थर्ड जो आपके पास स्टेटमेंट है दैट इज एवोगैड्रो लॉ। एंड व्हाट दिस लॉ स्टेट्स, देखो अगर बहुत सिंपल वे में समझना हो तो सिंपल क्या कहता है एवोगैड्रो लॉ, अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, उस कंडीशन में जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। देखो जरा सिंपल समझना, ऑल्दो इसकी डेफिनेशन एक और भी है जो आपने की हुई है फर्स्ट यूनिट में, दोनों ही सेम ही है, बस थोड़ा सा टेक्निकली बात बोलने में फ़र्क आ जाता है। जैसे आपके पास एक गैस ये है, ठीक, एक गैस में सेम गैस है, एक ही गैस, ठीक। अब यहाँ पर देखो अगर तीनों गैसेस में यहाँ पर जितना प्रेशर है इसका भी इतना ही प्रेशर है, सेम प्रेशर है, ठीक है, और सेम ही टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर। अब देखो क्या होगा, तीनों कंडीशन में, ये ए कंडीशन, ये बी कंडीशन, ये सी कंडीशन, तीनों कंडीशन में कोई गैस दी हुई है, मे बी हाइड्रोजन नाइट्रोजन कोई भी गैस है, और तीनों का प्रेशर सेम है और तीनों का ही टेम्परेचर भी सेम है। इसका मतलब अब वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे। यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल कम है तो कम वॉल्यूम होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये बीच में हो गए। सो अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रो लॉ द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बट कंडीशन है यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो आपका यहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए। और इस लॉ को हम एक तरीके से और भी बोल सकते हैं, अगर हमें बहुत सारी अलग अलग गैसेस के रिगार्डिंग इसको अप्लाई करना हो तो वो कहता क्या है दैट दे, अब मान लो मैं तीन गैसेस अलग अलग ले रहा हूँ, जरा ध्यान रखना। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, थोड़ा सा इसको उल्टा, इसको जस्ट रिवर्स ही किया है, ये हमने फर्स्ट यूनिट में भी किया हुआ है। थ्री आपके पास गैसेस हैं, मान लो कोई भी तीन गैसेस, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ क्लोरीन है, ठीक है, ये H2 गैस, ये N2 गैस और ये Cl2 गैस। तो क्या कहता है एवोगैड्रो लॉ, अगर आपका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, देखो तीन ही चीज़ें होती है गैस के कंडीशन में, जब भी गैस की बात आएगी PVT, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ही तीन पैरामीटर्स हैं जो वेरिएबल हैं और उसी बेसिस पर उसका नेचर डिसाइड होगा। तो उसने क्या कहा, अगर प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स तीनों ही इक्वल हैं और कोई अलग अलग गैसेस हैं तो तीनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो होना ही देखो, क्योंकि जब आपका प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, आपका सेम होगा। तो या फिर उसको उल्टा बोल सकते हैं, अगर आपका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों इक्वल हैं तो तीनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इक्वल होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इक्वल ही रहेंगे। सो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, कोई गैसेस आपके पास अलग अलग गैसेस हैं बट सभी गैसेस का आपने सेम प्रेशर ले लिया, सेम टेम्परेचर पे रखा हुआ है और सेम ही वॉल्यूम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इन सब का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, तीनों गैसेस 10 डिग्री सेल्सियस पर हैं और ये सब का सब 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर वॉल्यूम है और इन सब का प्रेशर भी चलो 1 एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर है, तो इन तीनों में पार्टिकल्स भी इक्वल होंगे। यही था हमारा एवोगैड्रो लॉ और इसके बेसिस पर हमने वहाँ प्रूव भी किया था कि कोई भी गैस हो अगर वो STP पर है, देखो ये इस चैप्टर में काम आएगा ये कंसेप्ट, ये बहुत काम आने वाला है इस चैप्टर में। STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो टेम्परेचर कितना होगा वो
273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस, बात एक ही होती है। और प्रेशर क्या होगा 1 एटमॉस्फेयर। ठीक, तो अगर आपका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और अगर आपके पास जो यहाँ पर टेम्परेचर है वो स्टैंडर्ड है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन है, तो गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी 22.4 लीटर। ये पहले हम कर चुके हैं फर्स्ट यूनिट में, दैट एट एसटीपी कोई भी गैस हो वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, और उसकी ये फाइंडिंग एवोगैड्रो की ही फाइंडिंग थी जो यहाँ पर भी काम आने वाली है। जो न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे उसमें इस फाइंडिंग का यूज़ होगा। ठीक, तो ये रहा हमारे पास एवोगैड्रो लॉ। अब एक काम करते हैं, देखो इसके बाद आपने 3 लॉज किए, इन तीनों को जरा इकट्ठा करके देखते हैं क्या बनेगा, कुछ नया बनने वाला है। सी है यार, फर्स्ट देखो आपने क्या किया था, बॉयल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई बाय द बॉयल्स लॉ। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन थी चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, सेकंड। थर्ड जो अब आज ही किया है, अभी किया है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या है, एवोगैड्रो लॉ। तो ये क्या हो गया आपके पास, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ये किसके अकॉर्डिंग हो गया, चार्ल्स लॉ, एंड इट इज अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ। एंड नाउ you can write by combining 1, 2 and 3। देखो यहाँ तीनों में क्या कॉमन है, V, वॉल्यूम कॉमन है। इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो। एंड इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम यहाँ यूज करेंगे R, दैट इज नोन एज गैस कांस्टेंट। हमेशा R का ही यूज करते हैं। तो देखो अब क्या बन गया, V इज इक्वल टू, इन सब को हटाने के लिए आपने यहाँ पर R लगा दिया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, डिवाइड बाय P इंटू T इंटू N। अब PV, अब देखो लास्ट में क्या फाइंडिंग आएगी, P और V यहाँ पहुँच जाएंगे, तो इसको मैं यहाँ कर सकता हूँ। और लास्ट फाइंडिंग क्या लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। और ये लास्ट फाइंडिंग है और इसे हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन ये है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन। क्वेश्चन आ सकता है, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन बाय द यूज ऑफ बॉयल्स, चार्ल्स एंड एवोगैड्रो लॉ। तो हमारे पास लास्ट में अगर आपको देखो, मान लो आपके पास क्या है, प्रेशर दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हैं, टेम्परेचर दिया है, निकालना है वॉल्यूम तो निकाल सकते हो। ऐसे ही आपको प्रेशर निकालना है, बाकी सब कुछ दिया है, निकाल सकते हो। मींस कुछ भी ये फॉर्मूला ऐसा है जिसका यूज करके आप फर्दर हर टाइप के न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हो। वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आगे और चैप्टर्स में भी काम आने वाला है। सो ये फॉर्मूला आपको पक्का आना चाहिए, PV इज इक्वल टू nRT एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। नॉर्मली गैसेज अंडर द आइडियल कंडीशन इन इस गैस लॉ को फॉलो करती हैं, बट कुछ में फॉलो होता है, कुछ में नहीं, वो आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आपके पास PV इज इक्वल टू nRT बहुत ज़रूरी है, जो आना चाहिए। ठीक, तो अब चलो यहाँ पर हमारे तीनों लॉज हो गए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, और हमने इन तीनों लॉज के बेसिस पर आइडियल गैस इक्वेशन को भी फाइंड कर लिया, PV इज इक्वल टू nRT। अब देखो इसके बाद हमें स्टार्ट करना है एक न्यूमेरिकल पोर्शन, क्योंकि जो आपके आइडियल गैस इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं उसमें हमें कुछ टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं जो ये न्यूमेरिकल सोल्व करवाऊँ उससे पहले कुछ एक टर्म्स हैं, कुछ एक कंडीशंस हैं जो जिससे आपको फेमिलियर होना चाहिए। यू शुड नो अबाउट दिस कंडीशंस। तो सबसे पहले देखो जो आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट थिंग इज़ यू नो गैस ऑलवेज एक्सर्ट प्रेशर। गैस जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है, अब देखो हमें आज पहले गैस के प्रेशर फिनोमिना को ही समझना है। वी नो, ये हम पहले कर चुके हैं कि जो गैसेस हैं वो प्रेशर एक्सर्ट क्यों करती हैं। वो प्रेशर इसलिए एक्सर्ट करती हैं क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार इनर वॉल पर टकराते हैं। ठीक है,
अब हमारे पास क्योंकि हमने करने हैं न्यूमेरिकल्स, तो प्रेशर की कुछ यूनिट्स आएंगी और प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स हैं, हमें उन सबको समझना पड़ेगा। देखो सबसे पहली यूनिट है हमारे पास एटमॉस्फेयर, ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्या होता है, देखो अगर मैं समझाने की बात करूँ, हमारे ऊपर भी जो जितनी भी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर की, वो क्या है, प्रेशर लगाती हैं, और जितना प्रेशर एटमॉस्फेरिक गैसेस लगाती हैं उसे हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर। बट उसके लिए एक सर्टन एक स्केल है, वो समझते हैं क्या होती है। देखो अगर हम एक मरकरी ट्यूब लें, ठीक है, एक मरकरी ट्यूब लें, कितनी, 76 सेंटीमीटर की, 76 सेंटीमीटर, मान लो ये रहा 76 सेंटीमीटर की मरकरी ट्यूब है, ठीक है, और इसके अंदर आपने मरकरी को भर दिया, इसमें फुल मरकरी को आपने भरा। अब ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की मरकरी लास्ट पे प्रेशर लगाएगी, ये सारी मरकरी नीचे प्रेशर लगाएगी, और जितना प्रेशर 76 सेंटीमीटर लेंथ की मरकरी लगा रही है उसे ही हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो हमने जो स्टैंडर्ड स्केल लिया है कि अगर आपके पास कोई 76 सेंटीमीटर की ग्लास ट्यूब है, उस ग्लास ट्यूब में आपने कुछ मरकरी को भर दिया है ऊपर तक 76 सेंटीमीटर तक, तो उस 76 सेंटीमीटर तक जो मरकरी भरी हुई है प्रेशर लगाएगी। देखो मान लो हमने इसको ऊपर रखा हुआ है, तो ये चोक होल्डर मेरे हाथ पर कुछ ना कुछ तो प्रेशर लगा ही रहा होगा, तो इसे ऐसे ही अगर 76 सेंटीमीटर की मरकरी ट्यूब कुछ प्रेशर लगाती है उसे हमने कहा है 1 एटमॉस्फेयर। इसीलिए 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल टू ऑल्सो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, CmHg इसको बोल देते हैं। 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इज ऑल्सो नोन एज 1 एटमॉस्फेयर। एंड वी नो, देखो अगर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करें, पता है हमें 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, 1 एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये भी प्रेशर यूनिट होती है, ये भी होती है, या फिर इसको हम 760 टोर, TORR ये भी बोल देते हैं, ठीक है। तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या 760 टोर, ये सब हमारे यूनिट्स हैं एक प्रेशर की। इसके अलावा हम प्रेशर को बार में भी, आप देखो लिखा होगा, बार में भी नोट करते हैं, बार। एंड देखो बार जो है वो एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा कम होता है, बार जो है एटमॉस्फेयर से कम होता है, तो 1 बार इज इक्वल टू 0.987 एटमॉस्फेयर। तो 1 बार की वैल्यू कितनी हो गई, 0.987 एटमॉस्फेयर। और अगर देखो आपको निकालना हो, निकाल सकते हो, अगर आप इसको 1 से डिवाइड करो तो दोबारा क्या जाएगा, बार और एटमॉस्फेयर में क्या रिलेशन है, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार। तो देखो 1 एटमॉस्फेयर इतने बार के बराबर, इसका मतलब 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू ज़्यादा है और 1 बार की वैल्यू इतने एटमॉस्फेयर। तो रखना, देखो ये काम आपको आएंगे, आगे चीज़ें ही काम आने वाली हैं। 1 बार इज इक्वल टू 0.987 एटमॉस्फेयर एंड 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार। और आप चाहो तो अगर देखो इसको, ये रहा ना, देखो 1 बार इज इक्वल टू दिस एटमॉस्फेयर, अगर आपको निकालना है कितने एटमॉस्फेयर है, तो अब मीन्स 1 एटमॉस्फेयर कितने बार के बराबर है, तो आप 1 को डिवाइड कर दो 0.987 से, आंसर आपका 1.013 ही आएगा। इसमें कोई क्रैमिंग नहीं है, ये मैंने जस्ट डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। और लास्ट में देखो एक और होती है, दैट इज नोन एज पास्कल, PASCAL, और पास्कल की जो यूनिट होती है दैट इज 101325, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101325 पास्कल। तो ये पास्कल के बराबर हो गया। और ये सब चीज़ें आगे अभी आपको न्यूमेरिकल्स में यूज़ करनी पड़ेंगी, तो थोड़ा सा आपको ये आना चाहिए। देखो दोबारा कर देता हूँ मैं,
एटमॉस्फेयर की देखो, अगर प्रेशर डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में आता है नो प्रॉब्लम, में होता क्या है, जैसे मान लो उसने वहाँ लिख दिया 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तब आप समझ नहीं पाओगे, तब समझ लेना कि 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का मतलब क्या हो गया, 1 एटमॉस्फेयर। अब हो सकता है वो कह दे कि किसी गैस का प्रेशर कितना है 870 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन वहाँ किस में करना है, बट एटलीस्ट अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि करना पड़ेगा एटमॉस्फेयर में, तो कर सकते हैं। अगर आपको पता हो कि दैट 760 इक्वल टू 1, सो 870 इक्वल टू दैट आप निकाल सकते हो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ऐसे ही कई बार क्या होता है, देखो हमें क्या करना होता है न्यूमेरिकल में कि सभी यूनिट्स को यूनिफॉर्म रखना होता है। वैसा नहीं है कि किसी जगह तो दे दिया प्रेशर बार में एक ही न्यूमेरिकल में और दूसरी जगह प्रेशर दे दिया है एटमॉस्फेयर में, तो आपको दोनों को सेम करना पड़ेगा। अगर आपको वैल्यूज आती है तभी सेम कर सकते हो ना। तो बस अब आपके पास 1 बार की वैल्यू 0.987, 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू 10.13 बार, और 1 एटमॉस्फेयर का पास्कल में करना है तो 101325 पास्कल होता है, ठीक है। तो ये अगर आपको अभी आता है तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखो हमें करना क्या बताता हूं मैं आपको। हमें एक चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी। देखो मैंने अभी आपको बताया है PV इज इक्वल टू nRT, ये हम कर चुके हैं। अब देखो इसमें ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, n तो चलो नंबर ऑफ मोल हो गए, T टेम्परेचर है, R क्या है गैस कांस्टेंट। और हमें नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस यही करेंगे कि कैसे R की वैल्यू मीन्स गैस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ऑल्दो कुछ बच्चे इसको याद भी कर लेते हैं, चलो ठीक है, याद करने में कोई बुराई नहीं है, बट फिर भी हमें हो सकता है कहीं पर आ जाए कि आप कैसे कैलकुलेट करो या कहीं भूल जाओ। और ऑल्दो कांस्टेंट्स की वैल्यू दी होती है बोर्ड में, लेकिन फिर भी अगर आपको R की वैल्यू नहीं दी हुई है कैसे निकाल सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम R की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।